नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन, सब्जेक्ट में वेक्टर रिजोल्यूशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि हमारी थीम है, इट इज़ ए प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल और डाउट्स। तो कंसेप्ट जनरेट करने की ओर चलते हैं हम और करते हैं आज स्टडी वेक्टर रिजोल्यूशन टॉपिक को। मेरा कंसंट्रेशन सारा रहेगा आपको वेक्टर रिजोल्यूशन से संबंधित सारे कंसेप्ट समझाने के अंदर आपको। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर तो हम जानते हैं क्या होता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर की स्प्लिटिंग करनी है हमें। तो देखिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही सिंपल से। सबसे पहले है आपके पास में कोई भी एक वेक्टर, जैसे मैं यहां ले लेता हूं, वेक्टर है वेक्टर आर। ये आर वेक्टर है आपके पास में। अब हमें क्या करना है, इसकी स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग करनी है यानी कि इसको क्या करना है, हमारे को दो ऐसे वेक्टर में को स्प्लिट करना है। देखिए क्या होता है, स्प्लिटिंग करने से क्या हो सकता है, कैसे कैसे स्प्लिटिंग हो सकती है। तो देखिए हम ये जानते हैं कि अगर हम यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं इस तरह से और एक वेक्टर यहाँ से ड्रॉ करते हैं या मिला देते हैं, तो ये दरअसल में क्या करता है, हमारे को कंडीशन फुलफिल कर देता है। कौन सी वाली? वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की कंडीशन फुलफिल कर देता है। यानी कि ये आर एक्स या आर, इसको नाम R1 और R2 हमने दो वेक्टर बनाए हैं, तो इनके ऐड से क्या हो रहा है, R बन जाएगा। तो ये कंडीशन कैसी है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ऐसी और भी पेयरिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि किसी भी एक वेक्टर को ड्रॉ कीजिए, कोई भी एक वेक्टर क्या ड्रॉ कीजिए और उसको फिर क्या कर दीजिए आप, इससे मिला दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, उसका पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं हम, तो पेयरिंग कर दी हमने तो मिल गया, ऐसे कर दिया तो मिल गया, ऐसे कर दिया तो मिल गया। इसका मतलब क्या है, किसी भी एक वेक्टर को अगर हम दो वेक्टर में तोड़ना चाहें तो हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि यदि हम किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर्स के अंदर स्प्लिट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑप्शंस हैं। ठीक है, बदला जा सकता है। तो अब क्या है, मैं इसी बात को थोड़ा सा, इस बात को याद रखते हुए कि किसी भी एक वेक्टर को हम किसी स्प्लिटिंग करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, तो एक बार इसी प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो वो है यही आर आपके पास। तो अब क्या है, आप कैसे भी स्प्लिटिंग कर सकते हो। तो देखिए मैंने क्या किया, इसका एक पेयर बनाया मनमाना अपना, ये R1 बनाया। अब मुझे ये बताइए आप, क्या ये R1 तो एक बना है, क्या इस R1 के लिए जो दूसरा R2 है वो भी इनफाइनाइट होंगे क्या? वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ R2 R1 को मिलेगा क्या, जिससे इसकी स्प्लिटिंग होकर के ये बन जाए? तो देखिए हमने क्या किया, ये यहां से यहां इसको R1 को ये बनाया, तो ये R2 ऐसे बन गया। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई और भी वेक्टर है क्या जिसको अगर इस R1 में ऐड करें तो ये R बन जाए? क्या ऐसा और भी कोई है क्या? तो मान लेते हैं हम कि ऐसा है। तो देखिए क्या हो गया, R1 इज इक्वल टू है R1 प्लस R2, ये तो हमें पता ही है, ऐसा तो होता ही है। तो अब सेकंड पेयरिंग हम मान देते हैं कि R इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R3 भी है, ऐसा हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ऐसा है। तो ध्यान से देखिए आप, इसका मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो ये क्या हो गया, R1 प्लस R2, ये वेक्टर हैं, सब वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू R1 प्लस R3, ऐसा होगा। तो इससे क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, R3 वेक्टर। मतलब कि
हम किसी भी एक वेक्टर को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑप्शंस हैं, लेकिन जब हम जो स्प्लिटिंग करते वक्त किसी एक मेंबर को डिसाइड कर लेते हैं उस पेयर का, ये पेयर है, देखिए आप, पेयर तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ है, लेकिन उस पेयर का एक मेंबर डिसाइड कर लेते हैं तो दूसरा पेयर यूनिक होगा, वो यूनिक होगा, यानी कि सेकंड पेयर वो यूनिक होगा। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर तो बन सकते हैं, लेकिन वो सारे पेयर क्या होंगे? यूनिक होंगे। ठीक है, जैसे भगवान ने हमारे लिए क्या है, यहां पे जोड़ियां बना के भेजी है ना ईश्वर ने, ठीक वैसे ही वेक्टर फिजिक्स देवता ने क्या किया है कि आप इसको क्या कर सकते हो, उस आर को पेयर तो आप कितने भी बना सकते हो आर को बनाने के लिए, स्प्लिटिंग पेयर, लेकिन अगर जो आपने अगर एक पेयर का एक मेंबर डिसाइड कर दिया तो दूसरा मेंबर क्या होगा? वो यूनिक होगा, अलग नहीं हो सकता। यानी कि एक मेंबर के लिए जो पार्टिसिपेंट सेकंड जो पेयर बनाने वाला मेंबर है वो यूनिक होगा। यानी कि पेयर तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? पेयर यूनिक प्रॉपर्टीज के साथ होंगे। यानी कि अगर एक डिसाइड हो गया तो दूसरा अपने आप ही डिसाइड हो गया, बस। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है स्प्लिटिंग ऑफ पेयर के अंदर? कंक्लूजन लिखते हैं हम, कंक्लूजन नोट डाउन कर लीजिए। देयर आर यूनिक इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पेयर, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पेयर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर हो सकते हैं, बट पेयरिंग इज यूनिक। ये पेयरिंग क्या होती है जो हो रही है वो यूनिक होती है। मीन्स फॉर R1 देयर इज यूनिक R2। ठीक है, R1 के लिए क्या है? यूनिक R2 ही होगा। ठीक है, समझ गए आप? दोनों चीजें, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पेयर्स बन सकते हैं, लेकिन फॉर पेयर के अंदर दो मेंबर होते हैं, उन दो मेंबर में से अगर एक मेंबर आपने डिसाइड कर लिया तो दूसरा मेंबर अपने आप ही डिसाइड हो गया, और वो यूनिक ही होगा, वो एक ही हो सकता है, दूसरे टाइप का नहीं हो सकता, और उसको हमने प्रूव भी किया था। और अगर आपने दूसरा डिसाइड कर लिया तो पहला अपने आप डिसाइड हो जाएगा। ये है आपका यूनिक पेयरिंग। ठीक है, तो पेयर तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते थे, लेकिन इनकी जो पेयरिंग है वो क्या होगी? इनफाइनाइट, क्या यूनिक होगी। अब हम आते हैं टॉपिक पे, इस पेयरिंग को हमने कर लिया, इसको करने के बाद आपको करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हमको क्या करना है? वेक्टर के कंपोनेंट को क्या करना है? इस तरह से करना है कि वो दोनों कंपोनेंट क्या हो? रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर दे। इसका मतलब क्या हो? उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो। तो देखिए आप, ये रहा आपका। ठीक है, अब ये आपका वेक्टर है R। अब मुझे क्या करना है कि ऐसे वेक्टर्स के रूप में इसको स्प्लिट करना है जो दोनों क्या हो? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। यानी कि हमने क्या कर दिया, ये जो पेयर है जो परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम इनको क्या करते हैं, हम कार्टेशियन सिस्टम में डाल देते हैं। ये इस तरह से हो गया कार्टेशियन सिस्टम में, इसको यहाँ बेस पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये ऐसे डिसाइड करते हैं, भाई ये आपका पेयर हो गया Rx, जो क्या है देखिए x डायरेक्शन में है। ठीक है, ये वेक्टर ऐसे था, x डायरेक्शन में है। तो अब जो दूसरा कंपोनेंट है ना, दूसरा कंपोनेंट जो 90 डिग्री वाला हो, तो वो क्या होगा? ये होगा 90 डिग्री वाला Ry। ठीक है, तब ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब ये जो पेयरिंग है ना, R इज टू Rx प्लस Ry, ये दरअसल में क्या है? यूनिक होगी, क्योंकि हमने Rx डिसाइड कर लिया है तो Ry एक ही होगा। फॉर पर्टिकुलर Rx Ry हमेशा एक ही होगा। यानी कि ये जो पेयरिंग है ये यूनिक होगी। यानी कि अगर हम किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या होंगे? यूनिक होंगे हमेशा। जो यूनिक पेयरिंग होगी, ये यूनिक पेयरिंग है। ठीक है, अब ये Rx इज इक्वल टू ये है,
तो इनमें ध्यान से देखिए आप, ये पेयरिंग होगी तो इनके बीच में क्या होगा, कोई एंगल होगा, थीटा भी, एंगल थीटा होगा। थीटा होगा तो ध्यान से देखिए आप, इसके अंदर ये क्या है, ये यूनिट, ये वेक्टर है, और वेक्टर के अंदर ये क्या है, आर एक्स क्या है आपका, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये आर वाई क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ध्यान से देखिए आप, ये आपका बन रहा है राइट ट्रायंगल। जब राइट ट्रायंगल बन रहा है तो हम ये यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ, पहले तो बात कर रहे हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ, अभी हम ये मैग्नीट्यूड, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, जब हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात करते हैं तो क्या होगा, तब होगा, वैसे भी ये स्पेशल केस हो गया है, वेक्टर का स्पेशल केस हो गया है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू आर एक्स का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर यानी कि ये, अब इसको अगर मैं हटा देता हूं तो ये भी मैग्नीट्यूड हो गया, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होगा। ये हमेशा होगा, यानी कि जब भी आप किसी भी वेक्टर के आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालते हो तो वो पहली बात तो यूनिक होंगे, और दूसरी बात उनकी रिलेशनशिप किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और के मैग्नीट्यूड और ओरिजिनल उनका जो मदर वेक्टर है उनके अंदर रिलेशनशिप आ गई। अब इसको हम क्या है, इस रिलेशनशिप को लाए, मैंने डायरेक्ट बताई आपको, पर इसको लाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बहुत सिंपल सा है, क्या है ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। अब राइट ट्रायंगल के अंदर एक बार हम डायरेक्शंस को भूल जाते हैं, डायरेक्शंस को भूल कर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे ही करेंगे। कोई भी अगर राइट ट्रायंगल बन गया है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी करेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हुए साफ सी बात है, ये आर का जो मेजरमेंट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो इसके हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड इसके परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा और बेस को करेगा। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से तो आ ही गया, ये बाय पीटी तो आना ही आना है। और वेक्टर एक्सप्लेनेशन से भी हम इसको ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखिए आप, हम क्योंकि जानते हैं जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो देखिए आप क्या होता है, आर इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का फॉर्मूला लगाते हैं, कोसाइन फॉर्मूले लगाते हैं ना। तो ये क्या हो गया, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस टू आर एक्स आर वाई कॉस 90 होता है 1, cos 90 होता है, सॉरी 0, तो ये हो गया नलिफाइड। तो ये आर इक्वल्स टू, देखिए अब आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का अंडर रूट, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशनशिप वेक्टर एक्सप्लेनेशन से भी आ गई। यानी कि हमने क्या किया है, जो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर है और उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप बता दी है। ठीक है, साथ ही साथ में हम क्या कर सकते हैं, इनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और ओरिजिनल वेक्टर में एक रिलेशन और बनती है, इनका मैग्नीट्यूड में एक रिलेशनशिप और बनती है, वो बनती है साइन फंक्शन से। देखिए आप क्या है, आर वाई इज इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा है कि नहीं है, और आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस थीटा। ये क्या हो गया इनके आर एक्स, हाँ, ये इनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है और ओरिजिनल कंपोनेंट मेन जो वेक्टर है, मदर वेक्टर है, उनके आपस में बीच के अंदर उनके मैग्नीट्यूड के बीच में इंडिविजुअल रिलेशनशिप ये बनती है। इन्हें भी हमें याद रखना है और इस रिलेशनशिप को भी हमें याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका। अब आते हैं आपके, हम एक टॉपिक, इसको मैं सबको रब कर दूं। अब एक नया टॉपिक बनता है जो इसके आगे नेक्स्ट पार्ट आता है, उसको हमें समझना जरूरी है। वो है क्या है, वो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर तो हो ही गया, वो कंसेप्ट है यूनिट वेक्टर। इसका कंसेप्ट भी हमें समझना होगा। यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर वो होता है विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, 1, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। एंड यूनिट मैग्नीट्यूड तो यूनिट हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो सकती है इसकी? डायरेक्शन मे बी एज प्रॉपर्टी, ठीक है, डायरेक्शंस मे बी यानी कि क्या बोलेंगे सर, डायरेक्शंस मे बी वेरिएबल, डायरेक्शंस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है एक्चुअल में? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी क्या है, मैग्नीट्यूड तो एक है, 1 यूनिट है, चाहे 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, या 1 यूनिट है, कोई सी भी यूनिट है, बस 1 यूनिट है, लेकिन उसकी डायरेक्शंस कुछ भी हो सकती है, यानी डायरेक्शन के, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस में बी वेरिएबल, डायरेक्शन उसकी वेरिएबल हो सकती है, डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है। अब आपको क्या है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है उसकी डायरेक्शन में, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अब आपको आर वेक्टर दिया हुआ है, आर वेक्टर की डायरेक्शन में आपको वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आप देखिए, ऐसा है, पहले मैं पिक्चर से बता देता हूं, डायग्रामेटिकली बता देता हूं। ये आपका है आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर है। तो अब ध्यान से देखिए आप, मैं क्या कर सकता हूं, इसकी डायरेक्शन में कोई एक यूनिट वेक्टर बना सकता हूं। मैंने बना लिया यूनिट वेक्टर, मान लीजिए यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के अंदर क्या है, रिलेशनशिप क्या है, देखिए आप ध्यान से। दरअसल में ये आर वेक्टर और आर यूनिट वेक्टर दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, बस इतनी सी रिलेशनशिप है, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इनके क्या मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड इसका अलग है और इसका अलग है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं इसको क्या करता हूं, किसी एक नंबर से, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो रियल नंबर हो गया, मान लीजिए स्मॉल आर ही ले लेते हैं, स्मॉल आर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, उतने फोल्ड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इनकी लेंथ का रेशियो आर डिवाइडेड बाय आर डैश जो है, यानी कि चलो मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 1 और इसका मैग्नीट्यूड हो गया आर, मैग्नीट्यूड आर हो गया ना। तो यदि मैं क्या करता हूं, आर वेक्टर, सॉरी ध्यान से देखिए आप, इस आर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर यूनिट वेक्टर से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्चुअल में आर वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि किसी भी वेक्टर को मल्टीपल ऑफ यूनिट वेक्टर में बदला जा सकता है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ यूनिट वेक्टर में बदला जा सकता है, और किसी भी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे वेक्टर में बदला जा सकता है, ठीक है। तो यानी ये रिलेशनशिप हमें काम में लेनी है, यानी कि क्या, वेक्टर और यूनिट वेक्टर दूसरे के साथ एक रियल नंबर के द्वारा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। यानी कि हम किसी भी यूनिट वेक्टर को वेक्टर में बदल सकते हैं मल्टीप्लाई कर करके, और वेक्टर को अगर हमको यूनिट वेक्टर में बदलना है तो उसमें भी बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, जैसे कि अगर हमें आर वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, किसी एप्रोप्रिएट रियल नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अगर हम आर वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ आर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, आर का रियल वेक्टर, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और यदि हम इस यूनिट वेक्टर को जो इसकी डायरेक्शन में है उसको मैग्नीट्यूड ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मदर वेक्टर, एक बड़ा वेक्टर इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में मिल जाएगा।
यानी कि रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से हम किसी भी यूनिट वेक्टर को वेक्टर में बदल सकते हैं और वेक्टर को रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम यूनिट वेक्टर गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी पहले तो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट और यूनिट वेक्टर और वेक्टर के अंदर कन्वर्जन का तरीका। ठीक है, बदलने का तरीका हो गया। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट है। ठीक, तो अब मुझे क्या है, ये है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्सिस ले सकते हैं। एक्सिस क्या करती है एक्चुअल में, तीन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। तीन डायरेक्शंस हैं ये, या तीन डायमेंशन है, या तीन डायरेक्शंस भी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस में से तीन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो तीनों क्या है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तीनों के, एक्स वाई और जेड तीनों के है। तो अब देखिए तीनों डायरेक्शन के अंदर कोई यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में भी कोई यूनिट वेक्टर हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी कोई यूनिट वेक्टर हो सकता है और जेड डायरेक्शन में भी कोई यूनिट वेक्टर हो सकता है। तो क्या है कि मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको यह कहूंगा कि इस एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई यूनिट वेक्टर है, उसका नाम है आर एक्स कैप, कह सकता हूं। जेड डायरेक्शन के वाई डायरेक्शन में कोई है तो है कि आर वाई कैप। ठीक है, यूनिट, और इसकी डायरेक्शन में कोई है तो है आर जेड कैप। तीनों डायरेक्शंस के अंदर क्या है, कोई भी एक, तीनों एक्सिस के अंदर एक एक यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, सभी के डायरेक्शन में एक एक यूनिट वेक्टर हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, हमने एक सिंबल दे दिया है, अलग सा सिंबल दे दिया है यूनिट वेक्टर। तो उसका सिंबल है आई कैप, इसका है जे कैप और इसका है के कैप। ठीक है, आई जे के, इनको आई जे और के जो ये यूनिट वेक्टर हैं, किस डायरेक्शन में, आई जे के यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस respectively are known as या is known as orthogonal ट्राइड यानी तीन का मल्टीपल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स का ऑर्थोगोनल ट्राइड बोलते हैं उसे। ठीक है ना, ये क्या है, ऑर्थोगोनल ट्राइड हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को मिला करके एक कंबाइंड यूनिट वेक्टर भी बना सकते हैं, तीनों की सहायता से मिला करके एक कंबाइंड वेक्टर भी बना सकते हैं। और ये दरअसल आईजे के क्या यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको मुझे क्या है, यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए बताना था आपको, भाई ये यूनिट वेक्टर्स, और इनकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है 1, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या होती है, क्योंकि आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन फिक्स हो गई इसकी, और जे की डायरेक्शन क्या होगी, वाई एक्सिस में होगी डायरेक्शन, और के की डायरेक्शन होगी हमेशा जेड के अंदर होगी। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा वापस रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट बताना था आपको। अब हम वापस आते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। ठीक है, वापस आते हैं, ये यूनिट वेक्टर हटा दूं मैं। ठीक है, वेक्टर रिजोल्यूशन के अंदर वेक्टर रिजोल्यूशन वापस आते हैं। वापस क्यों आते हैं उसकी रीजन बताता हूं आपको। देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले बोला था आर वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, क्या है, आर एक्स प्लस आर वाई कर सकते हैं ना। ठीक है, ये स्प्लिटिंग है। ये स्प्लिटिंग क्या है, कैसी है, यूनिक है, ये यूनिक होती है। ठीक है, और सेकंड हमने जो सीखा था वो ये था कि ये क्या है एक्चुअल में, ये हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी हैं, ये
ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ठीक, अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें इनकी एक प्रॉपर्टीज भी है। प्रॉपर्टीज वो ये है कि r इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये एक प्रॉपर्टी है इनकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होने की वजह से। दूसरा ये है कि हम क्या है कि ये भी बता सकते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और आर वाई इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा होगा। ठीक है, ये भी बता सकते हैं। साथ ही साथ में हम क्या कर सकते थे कि ये इसका पिक्चर भी बना सकते थे। ये आर है तो ये हो जाएगा आर वाई और ये हो जाएगा आर एक्स और ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, आर इज इक्वल टू आर एक्स, आर प्लस वाई में हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने के साथ साथ में हमने ये भी ध्यान है हमारे को कि ये दोनों क्या है, एक्चुअली भी ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब आर एक्स एंड आर वाई वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं, ये परपेंडिकुलर्स। ठीक है, इसके साथ ही हमने बता दिया कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये इनका डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और आर की वैल्यू क्या होती है, इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। और साथ ही साथ में हमने बताया था कि इस फॉर्मूले को हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपका पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा और सेकंड है स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन के द्वारा। वेक्टर एडिशन के द्वारा, कोसाइन लॉ के द्वारा भी हम ये प्रूव कर सकते हैं। ये हैं, और साथ ही साथ में ये क्या, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। ये भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के द्वारा निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका एक और है हमारे पास, वो है टेन इनवर्स एंगल। टेन जो एंगल है, एंगल बिटवीन दो वेक्टर है, उसके अंदर हमें ध्यान होना चाहिए था आपको। हमको क्या था, एंगल निकालने का हमारे पास एक तरीका था, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं इसको निकालने, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, उससे भी यही आएंगे। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे आया था, इंपॉर्टेंट है ये सब प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए आप, हमने ये सब क्या किया था अब तक, टू डायमेंशंस के लिए किया था। जब ये सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर की टू डायमेंशन के लिए करेक्ट हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थ्री डायमेंशन के लिए भी करेक्ट होंगी। अगर ये टू डायमेंशन के लिए करेक्ट हैं तो थ्री डायमेंशन के लिए भी करेक्ट होंगी। तो अब देखिए मैं इससे क्या करता हूं, थ्री डायमेंशन का डायग्राम या थ्री डायमेंशन के लिए ये पहले तो ये लिख देता हूं, फिर हम क्या करते हैं, थ्री डायमेंशन के लिए होगा आर वेक्टर कैन बी स्प्लिटेड इनटू ट्राइड। ट्राइड में स्प्लिट किया जा सकता है, वो क्या है, आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। ये तीन ट्राइड के अंदर किया जा सकता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये यूनिक होगा। क्या होगा, ये यूनिक होगा। जैसे ये यूनिक था वैसे ये भी क्या होगा, यूनिक पेयरिंग थी ये। ठीक है, वैसे ये यूनिक ट्राइड होगा, तीन का पेयर यूनिक होगा। एक को आप तीन के अंदर ही कर सकते हैं। अब इसमें से कैसे कर सकते हैं कि क्या है कि आपने आर एक्स जो है ना पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आर वाई जो बाकी के दो हैं वो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में ही आएंगे। ये एक यूनिक पेयरिंग हो गई। ठीक है, तो यूनिक पेयरिंग होगी, यानी आर कॉम थ्री डायमेंशंस के अंदर भी अगर ये होता, इस आर इस तरह से होता कि थ्री डायमेंशंस के अंदर भी किया जा सकता था। और यहां क्या था, इस डायग्राम में हमारा क्या था, ये वाला फैक्टर क्या था, जीरो था। प्लेन में था तो ये क्या हो जाता है, उसमें जीरो हो जाता। हालांकि ये यहां भी प्रेजेंट है, लेकिन कैसे प्रेजेंट है, एज ए जीरो प्रेजेंट है, जीरो वेक्टर प्रेजेंट है ये। ठीक है, और यही देखिए आप जीरो वेक्टर की इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है, बताया था ना मैं, जीरो वेक्टर इसीलिए बनाया गया था। तो ये क्या है, यहां भी प्रेजेंट है, पर कैसे प्रेजेंट है, एज ए जीरो वेक्टर प्रेजेंट है। तो आर को हम थ्री डायमेंशनल, उसके अंदर तीन, उसके अंदर ट्राइड में भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये स्प्लिट हमने कर दिया, और वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो फिर उसके बाद में आपकी क्या है, यूनिक पेयरिंग तो है ही है, साथ में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला ठीक जैसे ये था वैसे ही इसका भी फॉर्मूला होता है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है,
अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमने निकाल ही दिया, और साथ ही साथ में एक और बात बोलनी थी मुझे, ये कि ये सब भी क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। ठीक है, ये सब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। और क्यों हैं, क्योंकि ये आपस में जैसे जैसे इनके दो कोई पेयर लेते हैं ना, दो का पेयर बनाते हैं, तो वो सब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस वजह से ये सब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कैसे, हम जानते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस क्या होती है, एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए ये पेयर भी सब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही बोलेंगे। मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो गई आर एक्स प्लस आर स्क्वायर अपॉन ये हो गई। ठीक है, अब जो मैं बोलना चाहता हूं डायग्रामेटिक के हिसाब से, डायग्राम इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन क्या इंडिविजुअल कर लेते हैं। जैसे ठीक वैसे इसके अंदर ऐसे डायग्राम होगा, आर वाई आर के ये दो पेयर बनेंगे, आर एक्स और आर वाई। ठीक है, ठीक वैसे ही एक और पेयर बनेगा, वो कैसे बनेगा, आर, तो ये हो जाएगा आर जेड, या यस चलो ये आर एक्स और ये आर, सॉरी ये तो होगा आर, और ये हो जाएगा आर जेड। तो देखिए ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो थीटा एंगल था वो दरअसल में किस किस के बीच में था, आर एक्स और इसके बीच में था। तो अब क्या है, आर जेड और आर के बीच में भी एक एंगल होगा, वो नया होगा, वो होगा बी। ठीक है, ठीक ऐसे ही एक तीसरा डायग्राम और बनेगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा आपका आर वाई, और ये हो गया आर एक्स, और ये हो गया आर। तो ये देखिए आर और वाई के बीच में भी एंगल बनेगा, सो इसे बी ना मान करके हम गामा मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सीक्वेंस में ठीक रहेगा ना। तो आर वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम एंगल, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, हम एंगल की बात कर रहे हैं आर एक्स का आर वाई के साथ। ठीक है, और ये आर जेड का आर के साथ एंगल, यानी आर जेड और आर के बीच में बनने वाला एंगल, और ये बीटा एंगल क्या, आर वाई और आर के बीच में बनने वाला एंगल। तो इस डायग्राम से हमको क्या रिलेशनशिप एक मिलती है, वो क्या होती है, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और आर वाई इज इक्वल टू आर कॉस बीटा, और आर जेड इज इक्वल टू आर कॉस गामा। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन के अंदर हमको रिलेशनशिप मिलती है। एक और बात की काम की बात है वो हम बता सकते हैं, वो ये है कि आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू आर कैप होगा। ठीक है, ये होता है, आर वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ आर से डिवाइड कर दोगे तो आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर मिल जाएगा। यानी कि हमें इसकी डायरेक्शन में जब क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे। और जब हमें 3 डायमेंशंस में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आर डैश डिवाइडेड बाय वही आर सेम, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, आर कैप की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर इनकी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रब कर दूं सारे को, दोनों को देखिए, मैंने 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस को एक कंपैरेटिव स्टडी के अंदर आपको बता दिया है। 2 डायमेंशंस के अंदर प्रूव किया था, ठीक वैसे 3 डायमेंशंस में भी ये ऐसे ही होंगे, इसी तरह से होंगे। ठीक है, इन्हीं को आपको याद रखना है। अभी आपको मैं फाइनल कंक्लूजन भी बता दूंगा लास्ट में सबसे, बस पहले थोड़ी सी एक बात और बतानी है, वो है यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन 3 डायमेंशंस। जैसे क्या था, आर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एट एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। ठीक है, ठीक वैसे ही 3 डायमेंशंस के अंदर क्या है, इसको रिप्रेजेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस एक्स वाई जेड के कैप से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, और ये भी पेयरिंग क्या होगी,
ये पेयरिंग यूनिक होगी हर एक वेक्टर के लिए, ठीक है। वैसे ही ये यूनिक ट्रायड होगा, ठीक है, ये यूनिक ट्रायड होगा, ठीक है। दरअसल में ये कुछ भी नहीं है, ये वही चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, और ये क्या है, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के ही हैं। तो हमने क्या कर दिया, इनको आर एक्स कॉम्प्लिकेटेड नाम के बजाय सिंपल नाम भी, ये क्योंकि ये क्या रियल नंबर है, तो हमने रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं, ताकि हमें क्या है, फील आ जाए इन फॉर्म ऑफ एक्सिस, जो हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी टर्म्स में, उसकी फॉर्म में हमको इसको लिख सकते हैं। यानी कि वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के रूप में स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर हो गई है, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे सारे जितना भी हमारा वो है, इसका पूरे का अब तक का जो है वो ड्रॉ करता हूं, उसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, ये है हमने जो वेक्टर रिजोल्यूशन किया है उसका एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये ऊपर वाला है 3 डायमेंशनल एनालिसिस का एक्सट्रैक्ट, और ये है 2 डायमेंशनल एनालिसिस का एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या है, ये आपका वेक्टर है एक्स आई वाई जे प्लस जे है। ये एक्स क्या होगा, दरअसल में इसको आर एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब हम जानते हैं वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर से कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, आर को इस निकालना हो यूनिट वेक्टर तो इसको इससे डिवाइड करके निकाला जा सकता है, ठीक है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन निकालिए, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। और जब फिर आपको कभी कभी यूनिट वेक्टर दे देगा, तब वो आपसे कहेगा कि वेक्टर निकालिए, तब आप क्या करोगे, उस वेक्टर यूनिट वेक्टर को आप जो भी आपको गिवन मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है वो दे दिया, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वेक्टर इन दी डायरेक्शन मिल जाए, उस इन दी डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये 3 डायमेंशनल एक्सिस के अंदर है ये सारे एक्सट्रैक्ट, और ये इसी का शॉर्टकट, इसको हमने क्या कर दिया है, इस थर्ड कंपोनेंट को हमने 0 वेक्टर मानते हुए इसको बनाया जा सकता है, ठीक है, इस तरह से है। बस थोड़ा सा अंतर है कि ये आर वाई और ये होता है आर एक्स। ये जो एंगल थीटा है, ये देखिए अब ध्यान से, आर एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में है। अब हमारे को एंगल की टर्म में अगर 3 डायमेंशन में चाहिए तो 2 एंगल की हमें आवश्यकता और पड़ जाएगी, 2 एंगल और चाहिएंगे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सबको मैं रब कर दूं, हो गया, ये सबको नोट डाउन कर लीजिए। इन्हीं की सहायता से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन लिखता हूं मैं इसे रब करके, देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमें अब तक जो पढ़ा है उसके कुछ बहुत सारे कंसेप्ट काम में आएंगे। क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए गिवन है और बी गिवन है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। वो ये कह रहे हैं कि आप इनको ऐड कीजिए, ठीक है। तो दरअसल जब हम किसी भी वेक्टर को ट्राइड में लिख देते हैं, रेक्टेंगुलर ट्राइड में लिख देते हैं, तो उनको ऐड करने का तरीका होता है आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इंडिविजुअल इसको हम सिंपल तरीके से बिल्कुल ऐड कर देंगे, यही लिख दीजिए। नीचे क्या कर दीजिए, 3i माइनस 5j प्लस के, ये सब कैप लगे हुए हैं, कभी भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। आई जे के का मतलब वही है, यूनिट वेक्टर। ये तो इनको हमने सम किया, तो देखिए अब क्या है, ये इनके यूनिट तो यूं की यूं आ जाएगी, और बस जो इनका रियल नंबर्स है उनको हम क्या करेंगे, जैसे उनकी प्रॉपर्टीज है वैसे मल्टीप्लाई। 2 माइनस 1 क्या हो गया, -1, ठीक है। और ये क्या हो गया, 4 माइनस 5 क्या हो गया, -1j, और ये 3 1 हो गया 4i। यानी कि ये वेक्टर क्या बन गया, 4i माइनस ij माइनस 1k, ठीक है। ये आपके यूनिट, ये रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स बन गया। आ गया रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का।
अब ये कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट, यानी आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आर कैप इज इक्वल टू होगा आर डिवाइडेड वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आर तो दिया हुआ है हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका है 4 यानी 16 आर एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 इज इक्वल टू रूट 18। इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर को 3 रूट 2 से डिवाइड करना है। तो हमने वेक्टर लिख दिया 4i माइनस 1j माइनस 1k, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 3 रूट 2 से। या तो यहीं तक लिख दीजिए, वही आंसर सफिशिएंट है, और आप इंडिविजुअल लिखना चाहते हैं तो हर एक के नीचे। अब क्या होता है, जब कोई एडिशंस में टर्म होती है और नीचे कोई डिनोमिनेटर होता है तो उसको हम इंडिविजुअल लिखते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा 4/3 रूट 2i माइनस 1/3 रूट 2j माइनस 1/3 रूट 3k, इट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसे रब कर दूं मैं, इसे रब कर देता हूं और नया क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द वेक्टर्स ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कीजिए इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट दिस एंड फाइनल पॉइंट दिस। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। तो ये देखिए आप कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में ये क्या कर रखा है इसने क्या कर रखा है, इनके पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स इन एक्स वाई जेड दिए हुए हैं। ये कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड एक्सिस दिए हुए हैं। तो देखिए आप, हमें क्या करना है, ये ए और बी कोई पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करेंगे, ये ओ ए और ओ बी पोजिशन वेक्टर हो गया। तो ओ ए और ओ बी क्या हो गया, ध्यान से देखिए, इनसे बनाना है। तो ये क्या हो गया, I1i प्लस 5k प्लस 4ijk, ijk बन गया इसका, ठीक है। ओ ए क्या बन गया, 1i 5j प्लस 4k बन गया। ठीक वैसे ही ओ बी क्या बन गया, 3i प्लस 6j माइनस 2k, ठीक है। ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी, जब ये पोजीशन वेक्टर होते हैं ओ ए एंड ए ओ बी, तो ए बी एक्चुअल में क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होगा, ठीक है। ए बी क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी कि 3i प्लस 6j माइनस 2k माइनस ये हो जाएगा 1i प्लस 5j प्लस 4k। अब इसे क्योंकि हमें माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, इनके साइन बदलेंगे, माइनस, ये ऐसे कंफ्यूज कर देगा, ये माइनस करना है तो यानी माइनस माइनस माइनस, तो इसको चेंज करके तो ये क्या हो गया 2i, ठीक है, प्लस j 1j माइनस 6k, यानी कि ए बी का हमारे पास मेजरमेंट आ गया, वो क्या हो गया, ए बी वेक्टर का 2i प्लस 1j प्लस 6k, सॉरी माइनस 6k। अब क्वेश्चन यहीं पे फिनिश नहीं होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द वेक्टर्स ए बी वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, कर दिया, ठीक है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, वो ये कह रहा है अब इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कीजिए। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ये मॉडुलस लगा दीजिए। मॉडुलस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, ये अंडर रूट लीजिए, 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 प्लस 36 यानी इज इक्वल्स टू 41 इज द आंसर।
√41 is the magnitude of vector AB, या is a magnitude of the vector which has initial point this and this. ये इस तरह से हो गया, आ गया आपको समझ में। यानी कि हमें क्या करना है, जो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट बताया था उस एक्सट्रैक्ट से और थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सिस सिस्टम से की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के वेक्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बुक्स को लीजिए, बुक्स में से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और यदि किसी को कोई नया क्वेश्चन मिलता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ सकता है, तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। यदि उस कमेंट्स के साथ मेरा पहुंचना हुआ तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर उसे कमेंट्स के माध्यम से दूंगा। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया है तो धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, ये अभी क्या है कि फर्स्ट दौर चल रहा है। यदि कोई इन वीडियो को देखते हैं तो मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, जैसे जैसे अभी मेरा ये लॉट पूरा होता जाएगा, ठीक वैसे मैं क्या करूँगा, इनके रिवाइज वीडियो एक्सप्लेनेशंस विथ एक्स्ट्रा नोट्स भी दूंगा। फिर थोड़े दिनों के बाद में मैं इनके नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, अभी तक धीरे धीरे मेरा चल रहा है, बढ़ रहा है, साथ दीजिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो इसी तरह से मैं करता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।